Hello everyone, this is Mithlesh Yadav here. Today we are starting the very important subject that is estimating, costing and valuation. ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी जेई ले लीजिए, एमपीपीएससी एई ले लीजिए, ओपीएससी एई ले लीजिए, इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये सब्जेक्ट एसएससी जेई, एमपीपीएससी एई, ओपीएससी एई एंड अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई में आउट ऑफ 100 टेक्निकल क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 10 to 12 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एसएससी जेई में टोटल 100 टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी की बात करें तो इसमें भी इसका वेटेज अच्छा होता है। एमपीपीएससी और ओपीएससी में भी आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है अप्रॉक्स इसी सब्जेक्ट से आते हैं। और भी कई स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस होते हैं, और भी कई स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पूछेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? क्योंकि आप सर्विस में जाएंगे, यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप यदि जॉब में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, तब अगर मान लो कोई एस्टिमेट आया टेंडरिंग प्रोसेस के लिए, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट के लिए बिल राइट किया है, तब उन डॉक्यूमेंट की चेकिंग के लिए इन्हीं सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस में भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अभी आपको इस सब्जेक्ट का कोर्स इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसलिए अभी हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे और एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है वो चैप्टर, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी प्रोजेक्ट को करने वाले हो, तो सबसे पहले आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा? आप सबसे पहले क्या पूछोगे? इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से काम आपको करने हैं? इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं आइटम ऑफ वर्क्स। इसी को हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं आइटम ऑफ वर्क्स। मान लो इस प्रोजेक्ट में जो एस्टिमेट कर रहे हैं हम, इसमें 5 आइटम ऑफ वर्क्स है। जो वर्क्स है हमारे पास वो 5 आइटम ऑफ वर्क्स है। आइटम नंबर 1 जो आइटम ऑफ वर्क्स है, पहला 1, 2, 3 और 4 एंड 5, ये हमारे पास आइटम नंबर ऑफ वर्क्स है। कितने? 5। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे मन में आएगा, जो हम पूछेंगे, वो होगा जो ये आइटम ऑफ वर्क्स है कितनी क्वांटिटी में करना है। तो ये क्वांटिटी इक्वल टू रहेगी, ये 5 नंबर ऑफ आइटम ऑफ वर्क्स हैं, उसके लिए क्वांटिटी Q1, क्वांटिटी Q2, क्वांटिटी Q3, क्वांटिटी Q4 एंड क्वांटिटी Q5। ये रहेंगे क्वांटिटी। ठीक है, जो 5 हमारे पास आइटम थे, इनकी ये क्वांटिटी Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 रहेगी। अब जाके तीसरा क्वेश्चन आपके मन में क्या आएगा? आप क्या पूछोगे कि इसका यूनिट रेट क्या होगा? पहले वर्क तो आपने बता दिया कि 5 वर्क करने हैं, उसकी क्वांटिटी भी आपने बता दी कि क्वांटिटी Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 आपको इतनी क्वांटिटी में करनी है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि इसका यूनिट रेट क्या है? तो यूनिट रेट क्या होता है? मान लो Q1 जो है 10 क्वांटिटी में करना है। मान लो Q1 जो है हमको 10 क्वांटिटी में करना है आपको, तो एक क्वांटिटी करने में कितना कॉस्ट लगेगा उसको हम बोलेंगे R1। उसको हम क्या बोलेंगे? R1। ठीक है, इसी तरीके से क्वांटिटी, इसी तरीके से जो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा जो दूसरा के लिए R2, तीसरा के लिए R3, चौथे के लिए R4 एंड R5, ये हमारा जो हो गया रेट हो गया, कि मतलब क्वांटिटी को करने के लिए जो हमारे पास ये रेट अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? जब आप ये सब सारा चीज आपको पता चल जाएगा, तो आप इन सब को सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए, आपको एस्टिमेट निकल जाएगा। यदि आप इन सब को ऐड कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके, जो क्वांटिटी इनटू रेट को मल्टीप्लाई करके और टोटल को जोड़ देते हैं, जितने नंबर्स ऑफ हमारे पास वर्क्स हैं, आइटम हैं, उनको यदि ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास एक एस्टिमेट निकल के आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस्टिमेट जब हम निकालते हैं तो समेशन ऑफ क्या होगा? समेशन ऑफ Q इंटू R। तो इसी को जब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं एस्टिमेट इज इक्वल टू Q1 इंटू R1। मतलब जो क्वांटिटी हमारे पास 1 है, उसका जो रेट है R1 है, प्लस क्वांटिटी 2 जो हमको करनी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्क्स जो है 5 है, तो हमको 5 क्वांटिटी चाहिए, 5 रेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है Q2 जो क्वांटिटी है, उसके लिए हमारा जो रेट है वो R2 है, Q3 के लिए R3 है, Q4 के लिए R4 है और Q5 के लिए R5 है। जब हम टोटल को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक टोटल जो है एस्टिमेट तैयार होके आ जाता है, एस्टिमेट निकल जाता है। ये एक बेसिक तरीका है एस्टिमेट करने का। यहाँ से हम
अपने चैप्टर निकालेंगे जो हमें पढ़ने हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी आप कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग से। क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी सर्वेइंग से। आर कैसे निकालेंगे, रेट एनालिसिस से, या फिर स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट से। यही दो प्रोसेस होते हैं निकालने का। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा जिसको हम लोग बोल देंगे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड रेट एनालिसिस। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग बोल देंगे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड रेट एनालिसिस। क्वांटिटी सर्वेइंग, आपको क्वांटिटी सर्वेइंग करने के लिए आपको एक परफेक्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में करनी होती है। इसलिए आपको जो दूसरा चैप्टर पढ़नी है वो पढ़नी है, जो दूसरा चैप्टर है हमारे पास वो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। जो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है वो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। इन दोनों के बेसिस पे आप निकालेंगे अपना तीसरा चैप्टर, उसको हम लोग बोल देते हैं एस्टिमेट एंड इट्स टाइप। हमारे पास कितने टाइप के एस्टिमेट होते हैं उनके बारे में हम तीसरा चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं अप्रोक्सीमेट, या फिर उसको हम रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोल देते हैं। जो दूसरा टाइप का एस्टिमेट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं प्लीनथ एरिया एस्टिमेट। तीसरा जो होता है क्यूब रेट एस्टिमेट। चौथा जो हमारे पास होता है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। पांचवा जो हमारे पास जो मेथड होते हैं वो होते हैं डिटेल एस्टिमेट, या फिर उसको हम लोग आइटम रेट एस्टिमेट भी बोल देते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का जो एस्टिमेट होते हैं वो है रिवाइज एस्टिमेट, देन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जो होते हैं। इस टाइप के कुछ हमारे पास जो एस्टिमेट करने का तरीका होता है। तो हमारे पास जो तीसरा चैप्टर है वो एस्टिमेट का होता है, एस्टिमेट एंड इट्स टाइप, कैसे हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो थर्ड चैप्टर तक आपको एस्टिमेट रेडी हो जाएगा। उसके बेसिस पे आपको एक कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करना है कौन आपके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग निकालेंगे टेंडरिंग प्रोसेस से। तो आपका जो चौथा चैप्टर रहेगा, चौथा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। वो भी कितने टाइप के टेंडर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके बारे में हम उस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद जब आपने कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर लिया है, कॉन्ट्रैक्टर आया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप करेंगे वैल्यूएशन। प्रोजेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप क्या करेंगे, वैल्यूएशन। तो वो आपका चैप्टर जो होगा वो आपको जो पढ़नी है फिफ्थ चैप्टर में, उसको हम लोग बोल देते हैं वैल्यूएशन। जो पांचवा चैप्टर है वैल्यूएशन, ये पढ़ना है। ये है पूरा सिलेबस आपके कोर्स का। जो मतलब जो जितने सारे एग्जाम होते हैं इनमें इन्हीं सिलेबस से, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं इंजीनियर्स ग्रुप प्लेटफॉर्म पे सब्जेक्ट डिलीवरी कैसे की जाती है। इसमें हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप हर एक टॉपिक के कंसेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। जब आपका टॉपिक वाइज कंसेप्ट या किसी 2 टॉपिक या 3 टॉपिक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे, तब हम करेंगे क्वेश्चन एनालिसिस। किस किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इस प्रोसेस में आपको कोई डाउट भी होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का जो पूरा सिलेबस है उसको हम लोग कवर करवाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।